तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है। लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है, क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे यस कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कई दफा ऐसा म्यूटेशन होता है स्पाइक प्रोटीन पे, जिसके कारण वायरस में कई चीजें हो सकती हैं जो हमें कंसर्न करती हैं, और तब हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। उसमें पहली चीज तो ये हो सकती है कि वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा तेजी से फैल सकता है, कि वो हम जो हमारे एस रिसेप्टर्स हैं उसमें एकदम जल्दी से चिपक जाता है और एकदम फैलना शुरू हो जाता है। तो तब एक चिंता का विषय हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि वायरस ज्यादा विरुलेंट हो गया है, ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है, वो फेफड़े में एकदम अटैक कर रहा है, और जो लोगों को निमोनिया हो रहा है, डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो रही है। तीसरी इशू ये हो सकती है कि वायरस ने इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बना लिया है, कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसकी एफिकेसी कम हो गई है। जो लोगों को पहले इन्फेक्शन होकर इम्यूनिटी आई है उससे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही और उनको री इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। या जो हम दवाइयां दे रहे हैं वो इतनी कामयाब नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन जो ये वायरस है, ये अब इफेक्टिव, स्पेशली एंटीबॉडीज के साथ इतना और इफेक्टिव नहीं है। चौथी चीज ये भी हो सकता है कि वायरस जो है वो म्यूटेट कर गया और अब हमारे टेस्ट में ज्यादा पिकअप नहीं हो रहा है। अगर इनमें से कुछ भी हो तो हम तब उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। ज्यादातर हमने देखा है जो वायरस है वो इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट भी देखा कि वो एकदम ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, केसेस हमारे एकदम बढ़ने शुरू हो गए। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। अभी अगर हम देखें तो हमारे इतने ज्यादा केसेस नहीं है भारत में कि हम ये कह पाए कि इनमें से ये कुछ भी क्राइटेरिया मीट होते हैं, नहीं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है, और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशन में देखा था, और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है, और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। सर, एक तरफ अनलॉकिंग है, दूसरी तरफ वायरस में दोबारा से म्यूटेशन देखा जा रहा है। पहले जो सेकेंड वेव आया था उसके लिए अल्फा तो जिम्मेदार था ही, साथ ही डेल्टा वेरिएंट को भी बताया गया था। ऐसे में सर जो ये स्थिति बनी हुई है, क्या कह सकते हैं थर्ड वेव को लेकर? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थर्ड वेव अगर हमें रोकनी है या उसको डिले करना है तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वेरिएंट्स नए नए आएंगे जो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे। लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट आए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखें, अगर हम मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनाएं, तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ही फैलता है। अगर हम वो दूरी रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, जिससे जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसॉल है वो ना बने, तो वायरस आगे फैल नहीं पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं यही अपील करूंगा कि हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखना है। दूसरा, सर्वेलेंस करने की जरूरत है कि कहाँ जहां पर भी केसेस ज्यादा हो, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा हो रही हो, वहां पे हम लॉकडाउन कर लें जिससे उसको आगे ना बढ़ने दें। और तीसरी चीज, वैक्सीनेशन, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आगे आए, वैक्सीनेशन लगाएं, जिससे उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक पाएंगे, जिससे वायरस आगे नहीं फैल पाए। सर, लगभग 1.5 साल हो चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। कई तो ऐसे बच्चे जिनकी शुरुआत होनी थी वो भी नहीं हो पाई है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि स्कूल कब से शुरू हो पाएंगे? तो आपकी बात सही है कि 1.5 साल से स्कूल नहीं बच्चे जा पाए, और मेरा ये मानना है कि स्कूलिंग एक बहुत ज़रूरी बच्चों की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। चाहे वो हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करें, या ओवरऑल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन की बात करें, इसलिए फिजिकल स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली कई बच्चे ऐसे हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं आ पाते, उनके लिए उनकी स्कूलिंग तो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। इसलिए फिजिकल स्कूलिंग की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है कि वहां पे इन्फेक्शन ना एकदम फैले।
तो कई स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं, स्क्रीनिंग के लिए बना सकते हैं। ये देखें कि आधी क्लासेस करें, आधी एक दिन करें, आधी दूसरे दिन करें, जिससे भीड़ ना इकट्ठी हो, या और किसी टाइप की हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और उस जगह पे स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, लेकिन क्लोजली मॉनिटर करें, जिससे कुछ अगर बढ़े तो स्कूल को हम फिर बंद कर दें, नहीं तो चलने दें। और इस तरह से कुछ हद तक स्कूल जो हैं वो चल सकते हैं, जिससे बच्चों की एजुकेशन जो है वो सफर ना करे। बिल्कुल सर। सर एक और मेरा सवाल है आखिरी में, वो यही है कि सर ये जो बच्चों की वैक्सीन का सवाल है कि सितंबर तक या फिर अक्टूबर तक ट्रायल्स कंप्लीट होंगे तब उम्मीद है, तो ये एज ग्रुप क्या होगा सर, 2 से 18 साल होगा? तो भारत बायोटेक की वैक्सीन का जो अप्रूवल आएगा वो 2 से 18 साल का ही आएगा। कुछ वैक्सीन जो हैं वो 12 साल से ज्यादा उम्र के लिए हैं, कुछ ने 6 साल से ज्यादा उम्र के लिए ट्रायल किए हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें भारत बायोटेक की वैक्सीन, तो वो 2 साल से 18 साल के लिए है, कुछ 6 साल से ज्यादा उम्र के लिए भी है। तो वैक्सीन जो है बच्चों में हर एक एज ग्रुप में आ जाएंगी, और हम जैसे जैसे इनका अप्रूवल आएगा बच्चों में भी शुरू कर पाएंगे।